दोस्तों आज का टॉपिक जो है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है। एक आम आदमी के लिए बहुत ही परेशान करने वाला है। और क्योंकि दोष किसी का करे कोई और भरे कोई, बस पिसना किसने है? पिसना हम लोगों ने है, मिडिल क्लास ने पिसना। चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक और फिर बोलूँगा जय भारत, जय हिंद। बस यही बोलना रह गया बस मुझे। थैंक यू। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? भारत की बात बताता हूं। एक बुरी खबर है, सुबह सुबह काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो खबर भी काली होगी। बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, और स्पेशली इन 3 मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का अगर इंश्योरेंस है तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है। और ये कंपनियां हैं न्यू इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस और मेरी फेवरेट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों है बुरी खबर? खबर यह है कि हमेशा इंश्योरेंस कंपनियां एक इल्जाम हॉस्पिटलों पे लगता रहता है, और इसमें कुछ सच्चाई भी है। सच बता रहा हूं कि काफी सारे हॉस्पिटल, स्पेशली जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे ज्यादा हेरफेर है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मेरे ख्याल से सब जगह है, जहां पे होना है तो होना ही है। इन्होंने इल्जाम लगाए हैं कंपनियों ने कि जी यहाँ पे बिना इलाज के क्लेम मिल जाता है कि फर्जी पेशेंट ऑन पेपर पेशेंट एडमिट किया और उसका क्लेम पास हो गया। और लीगल ढंग से देखें तो ये और भी खतरनाक है कि पेशेंट एडमिट नहीं है, पेपर में एडमिट है, तो इसका मतलब किसी का मर्डर भी कर सकता है और कोर्ट में जाके दिखा भी सकता है मैं तो जी वहां एडमिट था। तो पहले बिना इलाज के क्लेम। दूसरा, जरूरत से ज्यादा हाई रेट, स्पेशली ब्लड टेस्ट के, मेडिकल टेस्ट के इतने हाई रेट होते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि ब्लड टेस्ट वगैरह कभी हॉस्पिटल से मत कराया करो, लैब से जाके कराओ, क्योंकि इनके रेट और कैश के लिए अलग रेट होते हैं, मेडिक्लेम के लिए अलग रेट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है यार। लेकिन हाँ, ब्लड टेस्ट वगैरह मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल से नहीं कराने चाहिए। अगर आपको अपने पर्सनल वैसे ही कराने ओपीडी में, तो हॉस्पिटल के यहाँ जाके मत कराइएगा, किसी लैब से कराइएगा। और ये इल्जाम लगाया कि विजिटिंग चार्जेस फालतू के लगाए जाते हैं। एक ही पेशेंट पे 36 कंसल्टेंट देख रहे हैं, ये भी दिखा दो, उसको भी दिखा दो, इसको भी दिखा दो। तो एक ये इल्जाम। और फ्रॉड बिल बनाए जाते हैं, वो तो मैंने पहले ही बताया कि फ्रॉड बिलिंग होती है। अब ये तो इल्जाम लगाए इंश्योरेंस कंपनियों ने, और इन इंश्योरेंस कंपनियों ने जाके IRDAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है भारत की, जो इन सब पे कंट्रोल करती है, उनके साथ डिस्कशन करके उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन ये दूसरा वीडियो है, कि 3000 हॉस्पिटल्स को अपने पैनल से डी पैनल कर दिया पूरे इंडिया में। 3000, कोई छोटे नंबर नहीं है, 3000 हॉस्पिटल। और ये 3 इंश्योरेंस कंपनियां, और ये बताया जा रहा है कि जी पिछले 3 सालों में इनके क्लेम देने में 25% का उछाल आया। ये तर्क दिया जा रहा है कि 25% का उछाल आया। यार जवान मूवी देखने के बाद मुझे अब सब नौटंकी लगनी शुरू हो गई है। एक बात बताओ भाई, 3 साल पहले का मतलब क्या है? कोविड आया था। जब पेशेंट ज्यादा एडमिट होंगे तो उछाल तो आएगा ही भाई। जब इतने मरे और इतने बीमार हुए तो उछाल तो आना था। तो सारी कहानी कोविड से पैदल हुई है, ये बात कंफर्म है। लेकिन अब इल्जाम लगाया जा रहा है हॉस्पिटलों पे कि इन्होंने बिल ज्यादा बनाए, फलाना या ये किया वो किया। ये तो पहले भी होता आ रहा था, तो अब क्यों? कायदे से तो इन हॉस्पिटल वालों के खिलाफ केस होने चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं, जो फर्जी बिल बनाते हैं। इनको तो अंदर कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? अगर क्लेम में 25% का उछाल आया है तो आपने अपने प्रीमियम भी बढ़ा दिए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब इन्होंने बहाना ये बनाया है, बहाना तो नहीं कहूंगा, ये कारण ये बताया है कि ये हॉस्पिटल वाले ये फालतू के काम करते हैं, इसलिए इन 3000 हॉस्पिटल को हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और इनको हम डी पैनल कर रहे हैं। अगर आप इस हॉस्पिटलों में एडमिट होते हो तो आपका कैशलेस फैसिलिटीज नहीं मिलेगी और आपका रिम्बर्समेंट भी नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यह आएगी कि जिसने इंश्योरेंस करा रखा उसका क्या कसूर है ना? एक आम आदमी का क्या कसूर, जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा और उनके पैनल पे ये हॉस्पिटल थे।
तो वो कंपनी कहेंगी आप किसी और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ जाके। लेकिन आपका हॉस्पिटल आपके घर के पास है, आप सालों से इलाज कराते आ रहे हो। कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई। एक आम आदमी को तो प्रॉब्लम आई ना। अब इन 3,000 हॉस्पिटलों की पहले तो वो लिस्ट देखे 3,000 में से कि मेरे एरिया के कौन से हॉस्पिटल है। मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहले इंश्योरेंस लेने से पहले ये जरूर देख लें कि कौन कौन से हॉस्पिटल आपके पैनल पे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज पैनल पे हैं, कल को पैनल पे नहीं रहेंगे, इसका क्या भरोसा है? बताओ मुझे, इसकी गारंटी क्या है? कौन सा हॉस्पिटल सही काम कर रहा है, कौन सा गलत काम कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपने तो बोल दिया कि हॉस्पिटल ऐसा करते हैं और हमने सजा दे दी 3,000 हॉस्पिटलों को। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं इंश्योरेंस कंपनी से कि IRDAI ने तो चलो ठीक है, इनके साथ डिस्कशन करके इन मेडिक्लेम कंपनियों इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। किसी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को आज तक ब्लैक लिस्टेड किया गया? जिस तरह से ये अपनी दादागिरी करती हैं, जिस हिसाब से ये अपने आप क्लेम को फेल कर देती हैं, जी कोई जरूरत नहीं थी, फिर कोर्ट में धक्के खाता है बंदा, फिर कोर्ट में जीत जाता है। जब वो कोर्ट में जीत जाता है मतलब कि वो सही था पेशेंट, इंश्योरेंस कंपनी गलत थी, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता? मेरा सवाल ये है, एक आम आदमी का सवाल यह है कि सिर्फ हथौड़ा एक आम आदमी के ही सर पे क्यों लगता है, उसी के पेट पे क्यों लात पड़ती है? इन इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग वड्डी गल्ला। मेरे पास तो वैसे भी कोई काम नहीं है, लात पहले ही पड़ चुकी है, इंश्योरेंस कंपनियों ने मुझे निकलवा दिया हॉस्पिटल से, तो मैं तो अब एडमिट करना ही बंद कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि एक आम आदमी बेचारा जो भरता रहता है इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल, और प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं, ये कह रहे हैं 25% का उछाल आ गया। भाई कोविड की वजह से उछाल आया था, वो अभी साल ही हुआ कोविड को गए हुए। 2021 का सुनामी आप सबको याद है, ये कोविड का उछाल वहां से आया, वहां से ये मेडिक्लेम में हुआ। तो जब आपके पास, और आप तो प्रीमियम इसी हिसाब से लेते हो, मतलब कि कंपनियां घाटे में जा रही थी, उसका ठीकड़ा फोड़ दिया गया हॉस्पिटलों के ऊपर कि इनको ब्लैकलिस्ट करो। तो पहले क्यों नहीं आपने ब्लैकलिस्ट किया? कोविड से पहले क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किया? क्योंकि तब सब खेल चल रहा था, आपस में खेल चलता रहता है भाई, आपस के खेल चलते रहते हैं। रिश्ते निभते रहते हैं आपस में, ले दे के सब कुछ होता है इस दुनिया में, क्या नहीं होता? तो रिश्ते चल रहे थे, अचानक याद आया कि नहीं रिश्ते तोड़ने हैं। आम आदमी क्या करे बेचारा और मैं क्या करूं? मैं तो कल, मुझे लगता है मुझे अपनी मेडिकल इंश्योरेंस की जो वो है पेपर कल मैं फाड़ दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, गुस्से में आके नहीं। शायद मुझे लगता है कि इसकी जगह मैं अगले साल से, हालांकि मैं तो इन्वेस्ट करता रहता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में और इन सब चीज़ों में, तो मुझे तो कोई लगता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे फाड़ के फेंक देनी चाहिए। कल शायद मैं ऐसा कर दूं, शायद, आप देखना कल, शायद। लेकिन आप कहोगे सर फाड़ने से क्या फायदा? आपका तो, अगर आप ये तो दिखाने के लिए आप फाड़ रहे हो, आप फिर भर दोगे, वो तो ऑनलाइन भी हो जाता है, आप तो एक हार्ड कॉपी फाड़ रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे भी डिसाइड करना है कि अगले साल मुझे ये इंश्योरेंस, क्योंकि मेरा 10-12 साल से जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है जिनका बहुत लंबे समय से जा रहा है। जिनका 1-2 साल से जा रहा है वो तो अपना रिलीव हो सकते हैं कि हम इंश्योरेंस ना कराएं। जिसका 10-12 साल से जा रहा है उसको लगता है कि यार इतना भर दिया लिया कुछ है नहीं, और अब मैं पोर्ट करा लूं, अब मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं, ये है वो है फलाना है ढिमका है। 100 सवाल जवाब किसी के पास नहीं। मैं तो यही बोलूंगा, से नो टू द मेडिकल इंश्योरेंस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे लाद नहीं रहा हूं, लेकिन मैं किसी को मेडिकल इंश्योरेंस के लिए एडवाइस नहीं करूंगा आज के बाद, किसी को नहीं करूंगा। फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनियां आपके खिलाफ एक्शन लेती हैं, आपको बिना बात के आपका मेडिक्लेम क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, आप धक्के खाते हो, इधर से इधर कोर्ट में जाके मुकदमा होता है, तब आप जीत जाते हो 5 साल 6 साल के बाद, तो इसका मतलब इस कंपनी ने गलत किया। तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, इनको ब्लैकलिस्ट में क्यों नहीं डाला जाता? सिर्फ हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट में क्यों डाला है? क्योंकि जी खर्चा बड़ा हो गया, हमारा नुकसान हो रहा था जी, बहुत बहुत नुकसान हो रहा था, वो तो हमें पता ही है, सारी कहानियां मैं तो पहले से बोल चुका हूं। ये कोविड की वजह से आज इनकी आर्थिक हालात पे थोड़ी सी मंदी आई है, उस मंदी का ठीकड़ा कहीं तो फोड़ना है ना, तो हॉस्पिटल ही कम कर दो। तो लोग क्या, फिर इससे क्या होगा? हॉस्पिटल अगर आपने पैनल पे कम कर दिए 3,000, उससे क्या होगा? वो दूसरे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएगा, है ना? लेकिन उसको धक्के खाने पड़ेंगे। जो हॉस्पिटल उसके 1 किलोमीटर पे था, अब उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। तो इससे लोगों में मुझे लगता है असंतोष, संतोष नहीं, असंतोष बढ़ेगा।
जैसे मेरे अंदर कूट कूट के भर चुका है इन इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हर 5 साल के बाद आपके इंश्योरेंस की प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि इनके प्रीमियम की परसेंटेज जो कमीशन जाता है एजेंट को 30% से लेके 50% तक हो सकता है। सीधे ढंग से 30% और घुमा फिरा के 50% तक। किसी को थाईलैंड का ट्रिप दे दिया जाता है, किसी को कोई ट्रिप दे दिया जाता है, जाओ ऐश कर भाई, और वो भी जा रहा होता है। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, वो तो नमकीन हो जाते हैं नहा के, और एक आम आदमी पसीने से नहा जाता है बेचारा इनके धक्के खा कर। तो मेरा तो यही बोलना है, से नो टू द मेडिकल इंश्योरेंस। भाई एफडी करा दे जाके किसी अच्छे बैंक में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, गोल्ड खरीद ले थोड़ा बहुत, वो एप्रिशिएट हो जाएगा। अपने फंड्स खुद बनाओ, अपने मेडिकल फंड्स खुद बनाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने मेडिकल फंड्स का पैसा अलग रखो और उसी को बढ़ाते जाओ, उसी पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। आप चाहते हो आज मैं दूं 20,000 रुपए और कल को मैं ले लूं। आम आदमी तो लालची है ना कि मुझे साल भर के अंदर 1 लाख रुपए मुझे मिल जाए, 2 लाख रुपए मुझे मिल जाए, मैं वसूल लूं। जुआ खेल लो भाई, जुआ। और चालाक आम आदमी भी कम नहीं है। आज उसको पथरी नजर आ जाती है, वो फटाफट जाके इंश्योरेंस करा लेता है, 2 साल 3 साल बाद ऑपरेट करा लूंगा, उसके बीच में भले ही टपक जाऊं। तो आम आदमी को भी बोलूंगा, भाई लालच मत कर, सुधर जा, तू भी सुधर जा। इन्होंने तो सुधरना है नहीं, इन्होंने तो ठिकड़ा आम आदमी के सिर पे ही फोड़ना है। अब ये हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन ले लिया गया, अच्छी बात है। अगर ये गलत काम कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। बात वही है कि हॉस्पिटल गलत काम करे या मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां, पिसता सिर्फ एक आम आदमी है, सिर्फ एक आम आदमी। और इस आम आदमी के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाता है। सिर्फ चुनाव के वक्त इनके लिए वायदे किए जाते हैं, वो भी चुनाव के वक्त क्या, मुझे लगता है कि फायदा सिर्फ या तो बहुत नीचे वाले को होता है, गरीब को होता है, या अमीर को होता है, बहुत अमीर को। बीच वाला जो मिडिल क्लास है ना, उसके लिए कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता उसके लिए। चलो पॉलिटिक्स क्या करूं यहाँ पे यार, पॉलिटिकल बातें करने के लिए तो मेरा चैनल नहीं है। लेकिन हाँ, नो डाउट मन उदास हो जाता है ये सब चीजें पढ़ के। और देखो कल क्या होता है, कल क्या पता किसको खबर। जी हाँ, फिर वही बोलूंगा, हैरी जहां की प्रिय सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी, चंद्रयान चला गया ऊपर, हम लोग नीचे यूं यूं कर रहे हैं। चिंतामणि बन चुके हम लोग, हर समय चिंता, पैसों की चिंता, और चिंता में लगे लगे रह के, और मनी चला जाता है डॉक्टर्स को, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को और हॉस्पिटलों को। तो चिंतामणि मत बनिए, अपना फैसला खुद करिए, अपने मेडिकल फंड्स खुद बनाइए और खड़े हो जाइए अपने पैरों पे। भाग जाओ, छोड़ दो इन सबको। अगर 1-2 साल हुए ना मेडिकल इंश्योरेंस लिए हुए, और अगर आपको कोई पथरी छतरी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, अगर कोई बीमारी नहीं है, भाग लो भाई। हो सही बता रहा हूं, कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली। जितना अब तक गया जाने दो, यही पैसा अगले साल उसमें लगा दो, म्यूचुअल फंड में। ये शेयर मार्केट एक बहुत ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जो आर्थिक स्थितियां हमारे देश की अच्छी हैं और आने वाले टाइम में और अच्छी होंगी, तो इन्वेस्ट कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। गाली निकल, छोड़ यार, कितनी गाली दूं।